हर नई मंजिल मन में खौफ और घबराहट पैदा करती है। सफर चाहे लंबा हो या छोटा, उसकी शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। मंजिल और पहले कदम का जो फासला है वो हमेशा हौसलों से तय होता है। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अंगद प्रसाद मौर्य आपके बीच में यूपी बनारस से मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। साथियों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। आज प्रतिभा सबके अंदर है, क्वालिटी सबके अंदर है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना सबके अंदर है, लेकिन साथियों यदि सही समय पे सही प्लेटफॉर्म जिंदगी में नहीं मिला तो हमारी क्वालिटी, हमारी प्रतिभा, सारी चीजें रखी की रखी रह जाएगी। हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितनी बड़ी उड़ान हासिल की जा सकती है, यह महत्वपूर्ण रखता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखे हैं। साथियों, हमने एक कहानी सुनी थी, एक गाना सुना था, और वो गाना था तेरी मेरी मेरी तेरी। हर ट्रकों में बजते हुए, ऑटो में बजते हुए, लोगों के जुबान से गुनगुनाते हुए इस गाना को हमने सुना था। और इसके सिंगर के बारे में मैं सुना तो हैरान हो गया। यह सिंगर रानू मंडल, जो वेस्ट बंगाल के रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांग करके गाना गाने का काम किया करती थी, कटोरा फैला करके गाना गाया करती थी, और किसी व्यक्ति को उसके गाने की आवाज पसंद आई तो 2-4-10 रुपया दे देता था। नहीं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाया करते थे। इतनी गरीबी वाली, दलदल वाली जिंदगी को जी रही थी, इतने फटे पुराने काली कलूठी वाली जिंदगी को जी रही थी कि कोई व्यक्ति उसके गाना पे शायद 2-4 रुपए दे दिया करता था। किसी तरीके से उसकी रोजी रोटी चल रही थी, किसी तरीके से उसका पेट पल रहा था। लेकिन साथियों, किसी व्यक्ति ने उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। उसके 2 मिनट की आवाज को, उसके गाने को रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया, और वो गाना बॉलीवुड तक पहुंच गया। और वहां के कुछ जानकार लोगों ने उस गाने की क्वालिटी को समझा और उस महिला से संपर्क बनाया, और उस महिला को वहां से ला करके बॉलीवुड में एंट्री करवाया, वहां पे ट्रेनिंग दिया और उससे एक गाना गवाया। उस गाने की बोल थी तेरी मेरी मेरी तेरी। और साथियों, यह गाना इतना हिट हुआ कि उसके बाद रानू मंडल रातों रात चमक गई। वो भिखारी वाले जिंदगी से उठ करके बॉलीवुड वाले जिंदगी में घुस गई। उसके बाद क्या था, जो उस महिला को एक गाना गाने की कीमत 2-4 रुपया मिलना मुश्किल हो जाया करता था, उसके बाद एक सही जगह मिल जाने की वजह से, एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाने की वजह से उसी एक गाना गाने की कीमत 7 लाख रुपया मिलने लगा। साहब, 7 लाख रुपया। मैं हैरान हो गया। क्या उसके अंदर क्वालिटी पहले से थी, उसके अंदर आवाज पहले से थी, उसके अंदर प्रतिभा पहले से थी, लेकिन पिछले 10 सालों से उसके क्वालिटी की कोई कीमत नहीं लगती थी, उसकी प्रतिभा की कोई कीमत नहीं लगती थी। कोई व्यक्ति खुश हुआ तो 2-4 रुपए दे दिया करता था। उसकी इतनी गरीबी आ गई थी कि उसके घर परिवार वाले भी उसका साथ छोड़ करके दूर भाग गए। वो किसी तरीके से अपनी जीवन यात्रा को जी रही थी, लेकिन साथियों, उसके जीवन में एक प्लेटफॉर्म आया, एक संगत मिली, प्लेटफॉर्म मिला, बॉलीवुड का सहारा मिला। उसके बाद वो रातों रात चमक गई। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं, आज बहुत भाइयों के अंदर हुनर है, बहुत सारे लोगों के कुछ अंदर कर गुजरने की तमन्ना है, बहुत सारे लोगों के अंदर आवाज दबी हुई है, बहुत सारे लोगों के अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, बहुत सारे लोगों के अंदर इतिहास बनाने वाली क्षमता है। लेकिन साथियों, वो काम करे तो करे कहां, किस जगह पे अपने प्रतिभा को निखारे, उस जगह को तलाश करे तो करे कहां। साथियों, ऐसे ही प्लेटफॉर्म की चर्चा आज आप लोगों के बीच में मैं करने जा रहा हूं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म की चर्चा जो बहुत सारे लोगों को जीरो से हीरो बना चुका है, बहुत सारे लोगों को फर्श से अर्श तक पे ले जा चुका है, बहुत सारे लोगों को कहानियों को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। ऐसे लोग जो कभी भीख मांगने के लिए मोहताज हुआ करते थे और आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे चल करके आज आलिशान जिंदगी को जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो झोपड़पट्टी वाले जिंदगी को जिया करते थे, लेकिन आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे चल करके आज वो कारनामा बना चुके हैं, इतिहास बना चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो साइकिल की औकात नहीं रखा करते थे, लेकिन आरसीएम बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म पे चल करके आज अपने कार जैसे सपने को साकार कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जब रात में सोते थे तो छत के ऊपर, आसमान के ऊपर छत नहीं हुआ करता था, लेकिन साहब आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे चल करके आज वो आलिशान बंगलों में आ चुके हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म की चर्चा करने जा रहा हूं, जहां पे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, लोग फर्श से अर्श तक चले जाते हैं, जीरो से हीरो बन जाते हैं। साथियों, मैं उसी प्लेटफॉर्म की चर्चा करने जा रहा हूं और उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है, कोई भी व्यक्ति 80 साल का बुजुर्ग भी इसमें आगे बढ़ सकता है।
18 साल का नौजवान भी बढ़ सकता है, घर में रहने वाली महिला भी आगे बढ़ सकती है, काम करने वाला व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है, अंगूठा छाप व्यक्ति भी आगे जा सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें आगे बढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने हुनर को जगा करके ऊंचाइयों को छू सकता है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म की चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ कोई नया काम नहीं है, एक साधारण सा काम है जिस काम को सभी लोग करते हैं। बस अपनी दिशा बदल दीजिएगा, अपनी सोच बदल दीजिएगा, और दिशा और सोच बदल दिए तो एक दिन आपकी दशा भी बदल जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, मेरा नाम अंगद प्रसाद मौर्य, मैं यूपी बनारस जैसे डिस्ट्रिक्ट के बगल में एक छोटा सा और डिस्ट्रिक्ट चंदौली, उसके बगल में एक छोटा सा मार्केट बबरी में, वहां का अस्थायी निवासी रहा। 2001 में मैं जब हाई स्कूल किया तो घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं अपना खर्चा वर्चा पढ़ाई का निकालने के लिए मैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर साहब के यहाँ कंपाउंडर बन गया। कंपाउंडर वाला काम करने लगा, इंटर में एडमिशन लेके पढ़ाई करने लगा। वहां से मेरे को खर्चे बर्चे मिल जाया करते थे और मेरा काम आगे बढ़ रहा था। जीवन में कोई सपने नहीं थे, कहाँ जाना है, क्या पाना है, कौन सा मुकाम को अचीव करना है, कोई ऐसी नहीं बातें थी। मैं गांव से बिलोंग करता था, छोटी मानसिकता, छोटा सपना, छोटा ड्रीम। जीवन में 2-4-500 रुपए मिल जाएंगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथियों, किसी तरीके से समय कट रहा था, जीवन बीत रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरे पास फरवरी 2006 में आरसीएम बिजनेस रूपी प्लेटफॉर्म आया। एक अपरिचित व्यक्ति के बताने से इस प्लेटफॉर्म का मैं चुनाव किया। बस छोटी सी बात मेरे को प्रभावित की। बस मेरे को इतनी सी बात बताई गई थी कि यहाँ पे खरीदारी करने से 20% पैसा बच करके आपके खाते में आएगा। और तुरंत मैं कैलकुलेशन निकाला कि डॉक्टर साहब की खरीदारी 2500 से लेकर 5000 के बीच में होती है और हमको पैसा मिलता है, पुर्जा मिलता है, ले जाके सामान उनके घर दे देता हूं। तो क्यों ना इसमें से खरीदारी करूं, क्यों ना 20% बचाऊं। 20% बचाता हूं तो 500 से लेकर 700-800 रुपए पर महीने बच जाएंगे और 500-700 रुपए महीने मिल गए, साहब मजा आ जाएगा। पैंट खरीदूंगा, शर्ट खरीदूंगा। अपने उम्र के लोगों को फैशन करते हुए जब मैं देखता था तो सोचता था काश मेरे पास भी ये चीजें होती। और साथियों, मेरे को लगा कि अब यहाँ से सपना मेरा साकार हो जाएगा और मैं यह लाभ लेने के लिए साहब आरसीएम को ज्वाइन किया। और एक चीज मेरे साथ अच्छी बात यह थी कि कोई व्यक्ति सूटेड बूटेड नहीं आया सर, टाई लगाकर नहीं आया सर, कोई व्यक्ति 2 लोगों को लटका करके प्लान नहीं दिखाया सर। यदि ऐसा किया होता तो शायद मैं आरसीएम में नहीं आ पाता, क्योंकि छोटे लोगों को बहुत बड़ी बात समझा दीजिए तो भी दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता है। और मैं छोटा व्यक्ति, कोई व्यक्ति प्लान दिखाया होता, सूटेड बूटेड में आया होता तो मैं तुरंत समझ जाता कि ये व्यक्ति बहुत तेज तराक है, ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा। ये व्यक्ति का पहनावा मेरे से नहीं सपर पाएगा। ये व्यक्ति जिस तरीके से बोल रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे लिए बिजनेस है ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो गांव का छोटा बिछड़ा, मैं छोटा मानसिकता वाला व्यक्ति हूं, मेरे से क्या हो जाएगा। लेकिन साथियों, मेरे को जिस तरीके से आरसीएम समझ में आना चाहिए उसी तरीके से मेरे जीवन में एंट्री लिया आरसीएम। और मैं शुक्रगुजार हूं, ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं कि यह कंसेप्ट मेरे को मिला और मैं इसको ज्वाइन किया। और उसके बाद जब मैं कुछ दिनों के बाद अपने सीनियर से मिला और सीनियर से मिलने के बाद जब एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, तब जाकर के इसके गहराई पहलू का पता चला। तब मेरे को पता चला कि मेरे हाथ जो छोटी सी चीजें लगी हुई है वो कितना कीमती है। आज आरसीएम में परेशानी कहाँ आती है कि लोग ज्वाइन करते हैं किसी के रिलेशन को खुश करने के लिए। भाई साहब बोल दिए इसलिए चलिए भाई मैं आपके लिए ज्वाइन कर गया, मेरे फूफा जी बोल दिए चलिए मैं आपके लिए ज्वाइन कर लिया, मेरे जीजा जी बोले इसलिए मैं उनके कहने से ज्वाइन कर लिया, मेरे फ्रेंड सर्किल बोले मैं इसलिए ज्वाइन कर लिया। साहब, कोई आरसीएम देख के नहीं ज्वाइन करता है, रिलेशनशिप को देख के ज्वाइन करता है। और इसमें कामयाबी तब आएगी जब आप जिस दिन आरसीएम को देखना चालू कर देंगे। और मैं भी इसमें जब आया तो मेरे लिए 2 कौड़ी का था, मैं नहीं बड़ा इसको समझता था। वही जैसे कि किसी बैग में करोड़ों रुपया किसी को दे दिया जाए और उसको बताया न जाए कि भाई साहब इसमें करोड़ों रुपया है, तो वो व्यक्ति को दे दिया जाए कि भाई आप बनारस से मुगल सराय जा रहे हैं, भाई साहब मेरे उस दुकान पर रख दीजिएगा बैग को। बनारस में वो बैग उठाएगा, करोड़ रुपया लदा हुआ बैग, जिसको उसकी वैल्यू का पता नहीं है। वो जाएगा, आराम से जाएगा, रिलैक्स होके जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। जहां इच्छा करेगी बाथरूम कर लेगा, जहां इच्छा करेगी दुकान पे उतर के पानी पी लेगा, जहां इच्छा करेगी रुक जाएगा, आराम से जाएगा और जाकर के आराम से अपने यथावत जगह पे पहुंचा देगा। लेकिन साथियों, उसी बैग को, करोड़ों रुपए हुए भरे हुए बैग को चैन खोल करके उसके अंदर 2-2 हजार की गड्डियां उसको दिखा दिया जाए कि भाई साहब ये 1 करोड़ रुपया पकड़िए इस बैग को और ले जाकर के मुगल सराय वाले मेरे दुकान पर रख दीजिएगा। और भाई साहब जब वो बैग थामेगा हाथ में ना, उसके अंदर की धड़कन बढ़ जाएगी, उसकी चेहरे की बनावट बदल जाएगी।
माथे पर पसीना आ जाएगा, हड़बड़ी हो जाएगी उसके अंदर। अब वो व्यक्ति जब बनारस से निकलेगा साहब, एकदम डरा डरा सा निकलेगा, चौकन्ना होकर निकलेगा। कोई व्यक्ति यदि गलती से उससे टकरा गया, वो 2 कदम पीछे भागेगा कि क्या हुआ, कौन आया। उसको बीच में प्यास भी लगेगी, नहीं रुकेगा। उसको बीच में बाथरूम भी लगेगा, नहीं रुकेगा। कोई बुलाएगा भी तो नहीं रुकेगा। सिर्फ उसको नजर आएगा कि यार 1 करोड़ रुपया है, कहीं कोई घटना न घट जाए, कहीं कोई बात न हो जाए। और साहब वो अपने यथार्थ जगह पे जाते समय कोई लापरवाही नहीं बरतेगा, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता चल गया है, 1 करोड़ रुपया है। आज बहुत सारे लोग आरसीएम में तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आरसीएम की वैल्यू का पता नहीं है। यह कितना रुपया दे सकता है, उनको कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसकी उनको जानकारी ही नहीं है। इसलिए करोड़ों रुपया लिए हुए झोला की तरह अनभिज्ञ होकर के घूमते रहते हैं। लेकिन साथियों, जब मैं एक सेमिनार में गया, जब वो सेमिनार की चकाचौंध रोशनी में मैं लोगों को देखा, लोगों को नाचते हुए देखा, लोगों को गाते हुए देखा, पैसे पा करके डांस करते हुए देखा, उछलते हुए देखा, एक भैंस चराने वाले व्यक्ति को भी देखा, एक बैंक के ब्रांच मैनेजर को भी देखा, एक किसान को भी मैं देखा, एक रेलवे के आदमी को भी देखा, एक महिला को भी देखा, एक बुजुर्ग को भी देखा, एक 18 साल के नौजवान को भी देखा, एक लड़की को भी देखा। जब लोगों को कामयाब होते हुए देखा तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ चलने लगी, मेरे अंदर भी गुदगुदी होने लगी, मेरे अंदर की भी सपने अब फुबार लेने लगे, मेरे अंदर की भी सोई हुई शक्ति जगने लगी। मेरे को भी लगा कि यार मैं भी यहाँ कुछ कर सकता हूँ। मेरे से बदतर स्थिति वाला व्यक्ति जब आगे बढ़ सकता है, मेरे से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, मेरे से कम उम्र वाला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, फिर हम क्यों नहीं। मेरे अंदर भी वो आग लगी। और उसके बाद साथियों, मैंने उस दिन से बीड़ा उठाया कि मेरे को भी आरसीएम करना है, मेरे को भी आरसीएम करना है। मैंने देखा कि आरसीएम से पहले बहुत सारे लोग जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में सपने तो पालते हैं, बंगला गाड़ी के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके रास्ते क्या है, कौन से रास्ते हैं उनके पास। आज रास्ते जिस रास्ते को आदमी पकड़ा हुआ है, वो रास्ते की कैपेसिटी क्या है, वो रास्ता उनको किस हद तक ले जा सकता है। उस रास्ते पर यदि जम करके काम करने को तैयार हुए, रात दिन मेहनत करने को तैयार हुए, तो क्या उस रास्ते के अंदर वो कैपेसिटी है जो उन्हें बंगला गाड़ी ऐसो आराम वाली जिंदगी तक ले जा सकता है। अरे साथियों, 99% लोगों के रास्ते गलत हैं। बस कल्पनाओं वाली जिंदगी को हम लोग जीते हैं कि हमारे जीवन में भी कार होगी, बंगले होंगे, राजे होंगे, वो होंगे, दिन बदलेगा। अरे कहां से बदलेगा? जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जिस रास्ते को आप पकड़े हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है। आज हमारे देश में 70% लोग खेती जैसे रास्ते को पकड़े हुए हैं। 70% लोग खेती करते हैं हमारे हिंदुस्तान में। अब आप बताइए कि 1 बीघे में यदि 40 मन धान पैदा होता है, तो 5 साल बाद यदि खूब मन से मेहनत से हम रात दिन कर दिए, तो 40 मन के बजाय कितना कर लीजिएगा? 42, 45, 50, इससे ऊपर नहीं हो सकता। 200, 500, 1000 मन नहीं किया जा सकता। उसकी एक कैपेसिटी, एक सीमा में सिमट जाएगा। वहीं पे हम ताकत लगाए हुए हैं कि हमारा भी दिन बदलेगा, हमारे भी दिन। अरे खेत जब नहीं बढ़ा तो 1 बीघे की कैपेसिटी है 40 मन पैदा करना, तो कितना भी दम लगा लीजिएगा साहब, 100-200 मन नहीं हो सकता है। और हम जाके बाबा जी को अपना हाथ दिखाते हैं कि बाबा जी मेरा जीवन कब बदलेगा, मेरी भाग्य रेखाएं कब सही होगी। बाबा जी को भी अपने पैसे की लालच होती है। बाबा जी भी कह देते हैं कि अब बेटा तुम्हारा जल्दी जीवन बदलने वाला है, तुम्हारे अंदर घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है। और खुश होकर हम बाबा जी को 5-10 रुपया दे देते हैं और मुस्कुरा जाते हैं कि अब दिन बदलेगा। लेकिन साथियों, कई साल बीत जाते हैं, दिन बदलता नहीं, क्योंकि हमारे रास्ते क्या है? खेती की कैपेसिटी होती है, एक निश्चित सीमा में होती है, इसकी उपज देने की एक सीमित क्षमता होती है, नहीं बहुत दूर तक ले जा सकती। और दूसरा रास्ता हमारे पास है साहब, नौकरी। आज बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं साहब। जब हम प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इसकी क्या सीमा होती है? प्राइवेट नौकरी यदि हम 10,000 रुपये महीने पे हैं तो 8 घंटा ड्यूटी बड़ी मन से करिएगा, खूब शिद्दत के साथ करिएगा, ईमानदारी के साथ करिएगा। क्या अगले महीने वो मालिक आपका तनख्वाह बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। 8 घंटे के बजाय आप 9 घंटे करिएगा, क्या वो 20, 30, 50 हजार में आपको पहुंचा देगा? नहीं पहुंचाएगा। कितना भी ताकत लगा लीजिएगा, क्योंकि इसकी एक सीमा होती है, इसका एक दायरा होता है। कितना भी ताकत झोंक दीजिएगा, एक दायरे से बाहर नहीं निकलेगा साहब। और इस रास्ते पे चल करके हम बड़े बड़े सपने पाले होते हैं, बड़े बड़े महलों के बारे में सोच रहे होते हैं, कहां से पूरे होंगे। अगला रास्ता हमारा होता है साहब, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की भी एक सीमा है। यदि हमें 40 रुपया महीना मिलता है तो 40,000 ही कई साल तक मिलता रहेगा। कितना भी मेहनत करिएगा, कितना भी
दमखम लगा लीजिएगा, कितना भी ईमानदारी से अपना काम अंजाम दीजिएगा, लेकिन आपको 40,000 ही सरकार देगी। और यही वजह होता है कि बहुत सारे लोग काम चोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अच्छे से काम करेंगे तो वही मिलना है, अब बेघटिया काम करेंगे तो वही मिलेगा, तो क्यों हम अपना टाइम ज्यादा लगाएं। इसलिए उनका व्यवहार बिगड़ जाता है, इसलिए वो काम चोर हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, सही से अपने काम को अंजाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि फिक्स है, इसकी एक कैपेसिटी है, ये हमें अच्छे दुनिया की तरफ, बड़े दुनिया की तरफ नहीं ले जा सकती, इसकी एक सीमा है। उसके बाद साथियों एक आता है बिजनेस। बिजनेस एक होता है कि खूब करोड़ों रुपया लगा करके किया गया बिजनेस, और एक होता है कि कुछ रुपए लगा करके एक दुकान डौरी डाल करके किया गया बिजनेस। साथियों यदि हम छोटे तबके का बिजनेस करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है, नुकसान और लाभ झेलने की ताकत नहीं होती है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है, कई लाख करोड़ रुपया दांव पे लगाने की क्षमता नहीं होती है, तो इसमें भी हमें बहुत महारत हासिल नहीं हो सकती। और छोटा तरीके का बिजनेस हम करते हैं तो यह भी एक निश्चित दायरे में सिमट जाता है, 20,000, 30,000, 40,000 के आसपास ही सिमट करके रह जाता है। हमारी जिंदगी तो कट जाती है, लेकिन हमारे सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन साथियों मैं आपके बीच में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे नए रास्ते की बात करने जा रहा हूं, जिस रास्ते को अपना करके एक व्यक्ति जीरो से जरूर चालू करेगा, लेकिन जिंदगी में करोड़ों तक पहुंच सकता है। और उस रास्ते का नाम है साहब नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस, इसमें इतनी बड़ी क्षमता है कि हमारी शुरुआत जीरो से होती है, लेकिन हम चलने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, अपने सपने के लिए हम जूझने को तैयार हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। साथियों यदि इस चीजों से आप जुड़े हैं, खेती, बिजनेस, व्यापार, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब से आप जुड़े हैं, तो उसको जुड़े रहिए, क्योंकि ये हमारा वर्तमान चलाएगा, ये हमारा वर्तमान चलाएगा। इससे घरों में सब्जी आएंगी, इससे बच्चों के फीस दिए जाएंगे, कपड़े आएंगे, जो जरूरत की सामग्री है इससे पूरी होती रहेगी। लेकिन आपका ख्वाब है बंगला, आपका ख्वाब है कार, आपका ख्वाब है आलीशान महल में आना, आपका ख्वाब है देश विदेश घूमना, आपका ख्वाब है स्टेज पर सम्मान पाना, आपका ख्वाब है सेलिब्रिटी वाली लाइफ स्टाइल को जीना, तो साथियों उसके लिए एक रास्ता है आरसीएम बिजनेस। और इस बिजनेस की खासियत यह है कि इस बिजनेस में कोई भी कर सकता है। बाहरी दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस या कोई नौकरी प्राप्त करनी हो तो वहां पे क्वालिफिकेशन देखा जाता है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, डिग्रियां कितनी है, बहुत सारी चीजों को जांचा और परखा जाता है। लेकिन साथियों आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए ना आपसे उम्र पूछा जाता है, ना मेल है कि फीमेल पूछा जाता है, किस जाति बिरादरी से आते हैं ये भी नहीं पूछा जाता है, आर्थिक स्थिति क्या है ये भी नहीं पूछा जाता है, कितना पढ़े लिखे हैं ये भी कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सिर्फ आपके अंदर कामयाबी की भूख होनी चाहिए। भूख, कामयाबी की भूख, एक ऐसी भूख जो आपको पागल कर दे, एक ऐसी भूख जो आपके रात की नींद गायब कर दे, एक ऐसी भूख जो आपको चलने के लिए मजबूर कर दे, वो कामयाबी वाली भूख चाहिए साहब। और जिस दिन भूख लग गई, दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज आप देख रहे होंगे कोई व्यक्ति जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुंबई से हम ऑटो चला करके मुगलसराय में आ जाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं सोचा था कि अहमदाबाद से टाली खींचते हुए हम बिहार आ जाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं सोचा था कि दिल्ली से साइकिल चलाते हुए हम सीतामढ़ी में पहुंच जाएंगे। लेकिन साथियों उनके घर आने की भूख उनको वहां से यहां तक ले आई। उनके अंदर भूख लग गई कि चाहे कुछ भी हो जा मुझे घर जाना है, कुछ भी हो जा मुझे घर जाना है। तो उनके दिमाग ने भी राय दिया कि तुम घर जाना चाहते हो तो ऑटो उठा लो, तुम घर जाना चाहते हो तो साइकिल उठा लो, तुम घर जाना चाहते हो तो स्कूटी उठा लो, कुछ भी कर लो। यदि भूख कायम रही साहब तो दिमाग जरूर रास्ता देगा। और उन तमाम लोगों को रास्ता दिया और वो सारे लोग इतिहास बनाते हुए अपने अपने घरों पे आ गए साहब। यही भूख हमें चाहिए जिंदगी में कामयाबी के लिए, यही भूख चाहिए जीरो से हीरो बनने के लिए, यही भूख चाहिए फर्श से अर्श तक जाने के लिए, यही भूख चाहिए, यही भूख। यदि ये भूख पैदा हो गई साहब, दिमाग रास्ता देगा। चैन से आप बैठ नहीं पाएंगे, चैन से सो नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य नजर आएगा, सिर्फ आपको अपनी कामयाबी नजर आएगी, सिर्फ आपको बंगला नजर आएगा, सिर्फ आपका नाम सम्मान आपको प्राप्त करते हुए नजर आएगा, स्टेज पर हीरो बनते हुए आप नजर आएंगे। ये सारी चीजें आपको नजर आने लगेगी। लेकिन भूख पैदा होनी चाहिए। कहीं भी इतिहास बनाने के लिए भूख चाहिए, भूख। यहां भी कामयाबी की भूख। ना कोई डिग्री चाहिए, ना जाति बिरादरी चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना मेल फीमेल चाहिए, ना लंबाई चौड़ाई, कुछ भी नहीं चाहिए। कामयाबी की भूख, कामयाबी की भूख चाहिए साहब। वो पैदा हो गए
आप यहां से इतिहास बना सकते हैं। आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के तहत ये काम करता है, एमएलएम के तहत काम करता है। और साथियों, आज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ना भैया, हम नहीं जुड़ेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम इसमें नहीं आएंगे, नेटवर्किंग हमसे नहीं होगा। हमको मत फंसाओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस चीज से आप डर रहे हैं उसी चीज का फायदा उठा करके लोग अमीर बन रहे हैं। जिस चीज से आपको नफरत हो गया है उसी चीज का लोग फायदा उठा करके ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अरे जिंदगी में एक सत्य है कि हमें कामयाब होना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बॉलीवुड वाला क्षेत्र हो, चाहे वो नेताजी वाला क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस वाला क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमें यदि कामयाब होना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिना नेटवर्क बनाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथियों, बड़े बड़े लोग इसकी वैल्यू को जानते हैं कि नेटवर्क बनाना ही कामयाबी का रहस्य होता है। और इसीलिए हम आम व्यक्तियों के दिमाग में नेटवर्किंग के नाम पे नफरत भर दिए हैं कि नेटवर्किंग के नाम से लोग नफरत करें, इससे डरे, इसके बारे में सोच उनकी न जाए, ताकि वो गरीब का गरीब बने रहे और हम चंद लोग अमीर बनते जाएं। लेकिन साथियों, जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय के अनुसार हमें भी बदलना चाहिए। यदि हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। समय और हालात के अनुसार आदमी का सोच और डिसीजन बदलता रहता है। समय और हालात के अनुसार आदमी का सोच और डिसीजन बदलता रहता है। एक चाय के कप में मक्खी गिर जाती है तो चाय को झटक देते हैं, और वही मक्खी घी के डिब्बे में गिर जाती है तो मक्खी को निकाल के झटक देते हैं। साथियों, परिस्थितियां एक थी, लेकिन आदमी का सोच चेंज हो गया, सोच चेंज हो गया। हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। आज के कुछ साल पहले इसके प्रति जो नफरत था, इससे जो घृणा थी, इससे जो दूरी बनी हुई थी, आज इसको अपनाइए साथियों। समय आ गया है अपनाने का। आज इस पे चलने का फैसला लीजिए साथियों। आ गया है समय। चारों तरफ बेरोजगारी फैल रही है, चारों तरफ लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। पिछले महीने एक न्यूज में मैं सुना कि अप्रैल महीने में 2,70,00,000 नौजवान लोगों को, जिनकी उम्र 20 से 30 साल थी, उनको नौकरी से दखल कर दिया गया। सिर्फ अप्रैल महीने का रिपोर्ट। मई आएगा, जून आएगा, आगे क्या होगा मैं भी नहीं जानता साहब। ऐसी स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बनने वाला है। नवयुवक को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता बनने वाला है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि इस नेटवर्क को नफरत से निकाल दीजिए और नेटवर्किंग को अपनाइए, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनियां आज तक आगे बढ़ा, वो नेटवर्क बनाया साहब। और कहीं न कहीं हम भी उनके नेटवर्क में काम करते हैं, हम भी उनके नेटवर्क के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है। आप कहते होंगे भाई हम नेटवर्किंग नहीं करते हैं। अरे क्यों नहीं करते हैं? मैं प्रूव कर दूंगा आप नेटवर्किंग करते हैं, आप नेटवर्क में रह के काम करते हैं। अरे भाई साहब, आपके तन पे जो कपड़े पहने हुए हैं, क्या ये कपड़े घर बनाए थे? घर नहीं बनाए थे। जिस कंपनी का कपड़ा आप पहने उसके नेटवर्क के लिए आप काम किए कि नहीं किए, बताइए हमें। जिस कंपनी का आप साबुन लगाए उस कंपनी के नेटवर्क के लिए आप काम किए कि नहीं किए? आप किए। जिस कंपनी का मोबाइल आप अपने जेब में रखते हैं उस कंपनी के नेटवर्क के लिए काम किए कि नहीं किए? क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम दूसरे के नेटवर्क में सिर्फ काम करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, उनके बच्चों को विदेश भेजेंगे, उनकी महिलाओं को गहनों से ला देंगे, उनके बंगले को बनाएंगे, उनको महंगी महंगी गाड़ियों से ला देंगे? क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं? अरे साहब, समय आ गया है, बदल जाइए। समय आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग का, समय आ गया खुद का नेटवर्क बनाने का। अब लोगों के नेटवर्क में रहने वाला काम बंद करिए, खुद का नेटवर्क बनाइए। आगे बढ़ना है साहब। तब आज मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमें अपने नेटवर्क में ढाल लेती है और हमें पता तक नहीं चलता है। कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है, हमें पता तक नहीं चलता है। आज आप नाम सुने होंगे हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर, बहुत सारे लोगों से जब मीटिंगों में पूछता हूं हिंदुस्तान लीवर कहां की कंपनी है, तो 90% लोग बोलते हैं भारत की कंपनी है। साहब, मैं भी यही जानता था आरसीएम में आने से पहले। इसका नाम इतना शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति से पूछ दीजिए, वो अंदाज लगा ही लेगा कि नहीं यार, ये अपने भारत की कंपनी होगी। हिंदुस्तान लीवर मतलब भारत की कंपनी। लेकिन साथियों, मेरे को जानकारी मिली कि अपने देश की कंपनी नहीं है, एक विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। इसका बिजनेस करने का तरीका है, लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ने का इसका तरीका है। ये जिस भी देश में जाती है उस देश के साथ अपना नाम जोड़ देती है, ताकि वहां के लोगों को ये लगे कि उनके देश की कंपनी है।
हर व्यक्ति देश प्रेमी होता है साहब। जहां देश की बात आती है आदमी एक कदम आगे बढ़ के हाथ मिलाता है। हिंदुस्तान लीवर नाम से ही लग रहा है कि अपने देश की कंपनी होगी और हम लोग उसका स्वागत करते हैं साहब। लेकिन साहब उसका बिजनेस करने का तरीका है, उसको अपने नेटवर्क में लोगों को लाने का तरीका है। पहला तरीका है अपना नाम हमारे देश के साथ जोड़ लेना, पहला तरीका है उसका। और दूसरा तरीका क्या किया, नेटवर्क बनाने का दूसरा तरीका, हमें अपने नेटवर्क में ढालने का दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया, दूसरा तरीका था हमारी कमजोरी को पकड़ना। हमारी कमजोरी क्या है, कंपनी ने रिसर्च करवाया अपने विशेषज्ञों से कि हिंदुस्तान लोगों की पता करो कि क्या कमजोरी है, कैसे हम अपने नेटवर्क में इनको ला सकते हैं, पता करो। और उसके विशेषज्ञ लोग हमारे हिंदुस्तान में रिसर्च करना चालू किए, हमारे हिंदुस्तान में पता करना चालू किए, तो उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि यहाँ के लोग जो है सेलिब्रिटियों के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं। यहाँ के लोग उनके इशारों पर नाचने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ के लोग हीरो हीरोइन के एक इशारे पर कूद कर जान देने के लिए तैयार होते हैं। वो जो भी करते हैं उनकी नकल हिंदुस्तानी लोग उतार लेते हैं और इस कमजोरी को पकड़ लिया। वहां के विशेषज्ञ लोगों ने देखा कि यहाँ के सेलिब्रिटी, कोई हीरो यदि फटा हुआ जींस पहन लेता है, कोई हीरोइन फटी हुई जींस पहन लेती है, तो उस जींस का नकल लोग कर लेते हैं और उसको काफी महंगे दामों में अच्छे रेट में खरीद करके उसको अपना फैशन बना लेते हैं। और ये बात समझ में आती है तब जब हम लोग छोटे थे, बचपन में थे, जब घिसा हुआ पैंट पहनते पहनते घिस के फट जाता था साहब, तो उसमें घर की माताएं जो चक्की लगा देती थी अलग से। और जब पहन करके हम लोग निकलते थे तो हमारे उम्र के लड़के हमारा मजाक उड़ाते थे कि फटा हुआ चक्की वाला पहना हुआ है। और साहब वही चक्की लगा हुआ हीरो पहन लेता है साहब, वही फटा हुआ हीरो पहन लेता है, तो हम शान से आगे पहन करके जाते हैं, फैशन में पहन के जाते हैं, अच्छे पार्टियों में पहन के जाते हैं कि यस मैं ये ब्रांड का पैंट पहना हूं। कंपनी ने भांपना चालू किया कि यहाँ की लोगों की कमजोरी पकड़ना चालू किया और देखा कि वहां हीरो यदि फटा हुआ कपड़ा पहनता है तो यहाँ का नौजवान फटा हुआ कपड़ा को अपना फैशन मान लेता है। कंपनी के लोगों ने रिसर्च किया कि देखा कि यहाँ का हीरो यदि अपने बाल को उल्टा सीधा कटवा लेता है, खौरा कट कटवा लेता है, बेकार सा कटवा लेता है, तो यहाँ का नौजवान उसका नकल उतार लेता है और नकल उतार करके उसको अच्छे रेट में कटवा करके शान शौकत से घूमता है और कहता ये है हनीकर। साहब मेरे को याद है कि बचपन में हम लोग पैसे के अभाव में बाल घर बनवाते थे। घर के गार्जियन बाल को काट देते थे कैंची से, तो उबड़ खाबड़ हो जाता था, सही तरीके से मैचिंग नहीं खाता था, तो लड़के खिल्ली उड़ाते थे कि इसका बाल खौरा बोड़ा हो गया है, उल्टा सीधा हो गया है। और वही खौरा बोड़ा कट हमारे सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन करवा लेते हैं, तो हमारे नौजवान उसको अपना फैशन मान लेते हैं। यही नहीं, हमारे सेलिब्रिटी यदि अपने चश्मे को आंख पे न लगा करके पीछे कालर पे लगा लेते साहब, हमारे नौजवान हिंदुस्तानी लोग उसको आंख पे न लगा करके पीछे कालर पे खोसना चालू कर देते हैं। और इस बात को कंपनी ने रिसर्च किया और पकड़ लिया लोगों की कमजोरी, और उस कमजोरी का फायदा उठाया और देख लिया कि ये हीरो जो भी बोलेगा ये 90 करोड़ 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुस्तानी उस काम को करेगा। ये जो भी करेगा वो करेगा, ये फटा हुआ पहनेगा वो फटा हुआ पहनेगा, उल्टा बार कटवाएगा वो उल्टा बार कटवाएगा, ये गंजी निकाल के नाम लिखवा लेगा वो भी लिखवा लेगा। जो हीरो हीरोइन करता है वही का नकल हिंदुस्तानी लोग करता है। बस उनको वो कंपनी किया क्या कि मुंह मांगा रकम दे करके उनको खरीद लिया, मुंह मांगा रकम दे करके। उनके अंदर भी हिचकिचाहट आई कि नहीं हम नहीं करेंगे प्रमोशन, लेकिन पैसे इतने तगड़े मिलते थे कि उनके मुंह बंद हो जाते थे। क्या बाहरी दुनिया में हम पिक्चर बनाएंगे, धूप छांव में जाएंगे, इतने डायलॉग याद करेंगे, इतने टाइम बिताएंगे, तब जाके इतना मेरे को फायदा मिलेगा। लेकिन ये तो मेरे को 1 मिनट की शूटिंग का 10 करोड़ रुपया दे रहा है, 1 मिनट की शूटिंग का। उसका दिमाग एकदम भ्रमित हो जाता है, वो भी उनके हाँ में हाँ मिला करके शूटिंग कर देता है। एक दिन के खेला से वो 5-10 करोड़ रुपया कमा लेता है और हम लोग तुरंत देखते हैं कि वो हीरोइन आ गई, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, और हम लोग उनके रूप रंग को देख करके बिखर जाते हैं, उनके साथ उनके भावनाओं में हम बह जाते हैं, उनके बताए हुए प्रोडक्ट में उन ऐश्वर्या राय को देखने लग जाते हैं, उनके प्रमोशन किए गए फेयर लवली में उनकी जैसी खूबसूरती नजर आने लग जाती है, और हम भी उसको धड़ाधड़ हिंदुस्तानी तुरंत खरीदने लगते हैं। धड़ देखते देखते पूरा हिंदुस्तान उस कंपनी के नेटवर्क में आ जाता है। और नेटवर्क में आने के बाद होता क्या है
कि ये बीच वाले लोग माला माल हो जाते हैं, हीरोइनें माला माल हो जाती है, कंपनी पैसे कमा कमा करके विदेश भेजने लग जाती है, विदेश का प्रमोशन करने लग जाती है, पूरे हमारे यहाँ का पैसा विदेश जाने लग जाता है, और हम लोग यहाँ पर बस फोटो देख करके खुश हो जाते हैं। स्वराज थी, माधुरी दीक्षित थी, और असली बात तो तब आती है जब कंपनी वाला ये हमसे पहले समझ जाता है कि अब हमारा ग्राहक एक हीरोइन को देख के उब रहा है, एक हीरोइन को देख के उब रहा है, इसलिए वो ग्राहक करता, वो कंपनी वाला करता क्या है कि हमारे दिमाग को बदलने से पहले, हम इनके नेटवर्क से हटे उससे पहले तुरंत उस जमाने की लेटेस्ट हीरोइन, चमकती धमकती नवयुवक हीरोइन जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, नौजवानों की जुबान पे जिसका नाम हो, जिसको देखने के लिए सारी दुनिया बेताब होती है, उस हीरोइन को कंपनी वाला खरीदता है, उनको भी मुंह मांगा रकम देता है और उनसे प्रमोशन करवाना चालू कर देता है, उनसे प्रचार करवाना चालू कर देता है। हम भटकने वाले ही थे, तब फिर नई की हीरोइन आ जाती है, फिर चकाचौंध करके हम उसके ख्वाबों में खोने लगते हैं, उसको अपना समझने लगते हैं, उसके प्रोडक्ट में उसकी सूरत को देखने लगते हैं, और फिर हम साहब यहीं पे बस जाते हैं। और होता क्या है कि एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, कई पीढ़ियां गुजर जाती है साहब उसी चित्र में, उसी लाइट वाली दुनिया को देखते देखते कई पीढ़ियां इसी नेटवर्क में बनी रह जाती है, और मेहनत पसीने की कमाई ये लोग लेकर के माला माल हो जाते हैं, विदेशों में ऐश करने लग जाते हैं, और हम लोग तरसते रह जाते हैं। उबन होती है तो फोटो देख करके खुश हो जाते हैं। साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिंदगी आपकी है, करना आपको है, सम्मान आपको चाहिए, और फैसला आपके हाथ में है कि दूसरे के नेटवर्क में रह के काम करना चाहते हैं या खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हैं। फैसला आज आपके हाथ में है। यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपया लगाए हैं लोग नेटवर्क बनाने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको नेटवर्क बनाने का कंपनी मौका देने जा रही है, लेकिन अरबों खरबों रुपया लगाने की कोई जरूरत नहीं। बस आपका कमिटमेंट लगेगा, आपका फैसला लगेगा, आपकी सोच लगेगी, आपकी इच्छा लगेगी। यदि ये लगाने को तैयार है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरीके की ये लोग लाइफ स्टाइल जीते हैं, उसी तरीके की लाइफ स्टाइल आप भी जी सकते हैं। तैयार हैं साथियों? तैयार है तो मैं अब आपके बीच में एक ऐसी कंपनी का चर्चा करने जा रहा हूं जो कंपनी हमें नेटवर्क बनाने का फैसला करती है, हमें निर्णय देती है, हमें खुद नेटवर्क बनाने का मौका देती है, और उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग। भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली कंपनी 1977 से धागे से जुड़ी थी, 1986 से फैशन शूटिंग कपड़े के व्यवसाय करती थी। टेक्सटाइल इनका 5वां स्थान होता था। इनके मालिक आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छावड़ा साहब के बारे में मैं सम्मानजनक तालियां चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आम व्यक्ति को मौका दिया। साहब, आम व्यक्ति को मौका, उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे ग्राहक है, ग्राहक के पास हैसियत नहीं है पूंजी लगाने की, ग्राहक के पास कंपनी बैठाने की हैसियत नहीं है, प्रोडक्शन करने की हैसियत नहीं है, आयात निर्यात करने की हैसियत नहीं है, आखिर वो कैसे अपना नाम कमाए, कैसे अपने विरासत वाली चीजों को हट करके एक नई दुनिया में जाए। तो इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि नहीं, पूंजी कंपनी लगाएगी, प्रोडक्शन कंपनी करेगी, आयात निर्यात कंपनी करेगी, पूरे हिंदुस्तान में डिपो कंपनी खोलेगी, पूरे भारत सरकार से जीएसटी नियम कानून को सारा चीज को बनवाएगी कंपनी, इंजीनियर को बैठाएगी कंपनी, देश विदेश से माल मंगाएगी कंपनी, सारी जिम्मेदारी लेगी कंपनी। सिर्फ उपभोक्ता का काम यही होगा कि सामान को यूज करेगा, यूज करने के बाद यदि उसको अच्छा लग जाता है तो उसको एक शानदार हम मौका दे देंगे, उसको हम 45% का पार्टनर बना लेंगे और उन्हें एक नेटवर्क बनाने का हम मौका दे देंगे। और साथियों, नेटवर्क बनाने का मौका क्या है यहाँ पे कि आप यहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, आप स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट लेते हैं, शानदार मंजन लेते हैं, दांत में किसी तरीके का प्रॉब्लम, इसका ऑलराउंडर मंजन, जानदार मंजन है, आपके अंदर कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे दिक्कत, प्रॉब्लम, इम्यूनिटी पावर कमजोर है, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट शानदार प्रोडक्ट है। यदि इसको खाने की वजह से आपको फायदे मिल जाते हैं, इसके मंजन इस्तेमाल करने की वजह से आपको फायदे मिल जाते हैं, इसके न्यूट्रीचार्ज खाने की वजह से आपके स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है, इसका हेल्थ गार्ड यूज करने की वजह से आपका पेट संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है, तो किसी को मुंह खोलने में क्या परेशानी है? बहुत बार मुंह तो खोले थे दूसरे का, कई बार नेताजी के लिए मुंह खोले थे, कई बार पिक्चर के लिए मुंह खोले थे, कभी मीठे वाले के लिए मुंह खोले थे, कभी डॉक्टर के लिए मुंह खोले थे, कभी पड़ोसी के लिए खोले थे। अरे देश दुनिया को मुंह खोल खोल करके कहां से कहां पहुंचा दिए साहब। आज अपने आप को आगे बढ़ाने की बात आई है, आज नहीं मुंह खोलिएगा, कब खोलिएगा? आपको यहाँ जैसा प्रोडक्ट लगे आप यहाँ पर आ जाइए, आने के बाद जैसा लगे यूज करिए, लोगों को बताना चालू करिए और बताते जाएंगे, अपने सीनियर से मिलवाते जाएंगे, धीरे 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 ये कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाएगा।
ये सिस्टम काम करता चला जाएगा। वो लोग सेलिब्रिटी थे, इसलिए उनका नेटवर्क बहुत तेजी से डेवलप कर जाता है। लेकिन साथियों, हम लोग आम लोग हैं, जिसको कभी कोई नहीं जाना था। हम अपने वर्तमान स्थिति को बदलने वाले लोगों में से हैं, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। उसके बाद एक दिन नेटवर्क बन के तैयार होगा और आप भी कुछ उसी तरीके की जिंदगी को जी रहे होंगे जैसे सेलिब्रिटी लोग जीता है, जैसे चंद लोग जीता है। आप भी जी सकते हैं। और साथियों, मैंने भी सन 2006 में इस कंपनी के सिस्टम को पढ़ा, जाना, भापा और उसके बाद मैं भी अपना उपयोग करना चालू किया खाली समय का। हम भी इसमें सीखना चालू किए, अपना इनके मार्गदर्शन में चलना चालू किए, बताए हुए रास्तों को फॉलो करना चालू किए। मेरे को कुछ आता जाता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। एकदम गरीबी वाली जिंदगी को जिया था साहब। गरीबी अपनी आंखों से मैं देखा था। छोटे छोटे चीजों के लिए हम लोग तरसा करते थे। आज बहुत हैरानी होती है, उस दिन को याद करके मैं बहुत सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि हम लोग किस जगह से उठे थे। यह प्लेटफॉर्म हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी कल्पना नहीं की थी इतनी बड़ी मुकाम के लिए। कभी कल्पना नहीं किए थे कि सानिया मिर्जा जी के हाथों से अवार्ड लेने का मौका मिलेगा। कभी कल्पना नहीं किए थे कि अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ करके फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। कभी कल्पना नहीं किए थे कि विदेश भी घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन साथियों, इस प्लेटफॉर्म चलने का नतीजा रहा कि आज मेरे को वहां से उठा के यहां तक ले आया। मैं पुराने दिनों को याद करता हूं तो हैरान हो जाता हूं कि मेरे पुराने दिन कैसे थे। मेरे को याद है वो बचपन की घटना कि गरीबी क्या होती है, उसको मैं महसूस किया था, मैं भापा था, मैंने देखा था आंखों से। क्योंकि जब हम लोग छोटे होते थे तो बच्चे बहुत शौकीन होते हैं खेलने के। एक गेंद, कैनवस वाली जो गेंद आती थी उस समय 20-25 रुपए की। बड़े हम लोग के उम्र वाले लोग गेंद खेलते थे। हम लोग के गांव में फील्ड नहीं होता था। जब धान की कटाई हो जाती थी, लोग खेतों में फील्ड बना करके क्रिकेट खेला करते थे। और गेंद को छूने की इतनी इच्छा थी, उसको पकड़ने की इतनी इच्छा होती थी कि हम लोग भी दौड़े दौड़े खेत के किनारे चले जाते थे, लाट पे बैठ जाते थे कि कोई गेंद इधर मारेगा तो आएगी तो हम कुछ समय के लिए पकड़ लेंगे। उस गेंद से बहुत प्यार था, बहुत उससे लगन थी, उसको प्राप्त करने की इच्छा थी। लेकिन अपने पास इतनी औकात नहीं थी कि 20-25 रुपए लगा करके या घर से मांग करके उस गेंद को खरीद सके साहब। गेंद को छूने के लिए हम लोग गांव में निकल जाया करते थे, क्रिकेट वाले जगह पे निकल जाया करते थे, खेत में निकल जाया करते थे। बैठ करके दिन दिन भर लाट के किनारे हम लोग देखा करते थे। कोई 1-2 बार 3 बार मार देता था अपने तरफ तो गेंद को पकड़ लेते थे। और जब हाथ से पकड़ते थे तो कुछ देर तक पकड़े रह जाते थे। तब तक उधर से आवाज लगाता था, फेंक जल्दी फेंक, तो हम लोग फेंक देते थे। साथियों, एक समय की बात है कि खेल ऐसे ही हो रहा था। धान के खेत में क्रिकेट हो रहा था, बगल वाले खेत में बरसीम की खेती, जो चारा पशुओं को दिया जाता है हरा वाला, बरसीम की खेती लगी हुई थी। और कई दिनों से खेत में क्रिकेट होने की वजह से कई बार गेंद जो है बरसीम वाले खेत में चली जाती थी। तो उसका मालिक जो है बहुत नाराज हो चुका था और उस दिन बहुत गुस्से में आकर के खेत के किनारे बैठा हुआ था कि देखता हूं आज कौन गेंदा इधर मारता है। और इधर आ गया तो उसकी खैर नहीं है। गुस्से में डंडा लेकर के बैठा था। लोग बहुत बच बचा के क्रिकेट खेल रहे थे कि उधर न जाए। लेकिन साथियों, जोश जोश में एक व्यक्ति ने बल्ला चला दिया और गेंद चली गई उड़ते हुए बरसीम के खेत में। और बरसीम के खेत में जब गई तो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई। वो व्यक्ति लाठी लेकर के एकदम तैनात था कि कौन देखता हूं आता है। और साथियों, मैं भी लाट पर बैठे बैठे मेरे अंदर एक सपना पैदा हो गया, मेरे अंदर एक चाहत पैदा हो गई। शाम का वक्त, जाड़े का दिन, धीरे धीरे अंधकार होता गया। लोग निराश होकर के अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। उस दौरान लाट पे बैठे बैठे मेरे अंदर एक सपना पैदा हुआ कि आज गेंद को अपना बनाने का एक सुनहरा मौका है। गेंद से इतनी तमन्ना थी, इतनी चाहत थी, उसको प्राप्त करने की इतनी इच्छा थी कि मैंने सोचा कि आज बहुत सुनहरा मौका है, गेंद हमारी हो जाएगी। हमारे अंदर एक आइडिया चलने लगा, हमारे अंदर एक सपना चलने लगा और दिमाग आइडिया देने लगा कि जब रात हो जाएगी, सारे लोग सो जाएंगे, उस समय तुम रात में आना और गेंद खोज के ले जाना। हम बड़ी खुश हुए, बड़ी खुश हुए। सारे लोग जब अपने अपने घरों पे चले गए तो उनके साथ मैं भी चला गया कि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन साथियों, रात होने का इंतजार करने लगा। उस दिन लगा कि रात बहुत बड़ी हो गई, जल्दी समय नहीं बीत रहा था। बस मेरे आंख के सामने गेंद नजर आ रही थी कि गेंद आज हमारी हो जाएगी, गेंद को आज हम पा लेंगे, गेंद पे अब हमारा कब्जा हो जाएगा। खूब उसके बारे में मैं सोच रहा था। इंतजार करते 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 किसी तरीके से जब अंधकार हुआ, सन्नाटा छाया चारों तरफ, जब लोग नींद में हो गए तो साथियों, मैं अपने जगह से उठा और उस खेत की तरफ निकल गए। बचपन की बातें, उम्र शायद 5-6 साल 8 साल के आसपास रही होगी।
मैं उस गेट की तरफ निकल गया। लेकिन साथियों, उस समय हम लोग के गांव घर में एक चीज से बहुत लोगों को डरवाया जाता था, बच्चों को, कि उधर मत जाना, उधर भूत होता है, उधर मत जाना, चुड़ैल होती है, उधर मत जाना, रात में दैत्रा निकलता है। कई बातों से हम लोग को डरवाया धमकाया जाता था। लेकिन साथियों, उस दिन गेट को पाने की इच्छा मेरे अंदर से भूत जैसे डर को गायब कर दिया। कहाँ भूत, कहाँ चुड़ैल, कहाँ दैत्रा, कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ मुझे गेंद नजर आती थी कि आज गेंद हमारी हो जाएगी, गेंद पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ठंड वाले दिन था, अंधकार एकदम छाया हुआ था, ओस की बूंदें एकदम टप 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 पड़ी हुई थी। और मैं उस बरसिम के खेत के पास जब पहुंचा तो अब लगा कि आज गेंद हमारी होगी। साथियों, मैं जो ही कदम रखा, मेरे इतना भर घास ढक लिया मेरे पैर को, मेरा पैर रखते ही पूरी तरीके से भीग गया। लेकिन गेंद को पाने की इतनी इच्छा थी कि मेरे को जरा से भी आभास नहीं हुआ कि मेरे को ठंड भी लग रही है। मैं पैर से खोजने का प्रयास किया, इधर उधर किया, लेकिन साहब 10 मिनट बीत गए, लेकिन गेंद नहीं टकराई। तब तक मैं पूरी तरीके से भीग चुका था, मेरी गंजी भीग चुकी थी, मेरी जंघियां भीग चुकी थी, मैं पूरी तरीके से भीग चुका था। लेकिन फिर भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं था, क्योंकि मेरे को गेंद नजर आ रही थी। गेंद आज हमारी हो जाएगी, गेंद पे आज हमारा कब्जा हो जाएगा, मैं अपने पास रखूंगा, रोज उसको अपने हाथों से छुऊंगा। गजब की फीलिंग थी साहब उस दिन। मैं खोजने का और प्रयास किया, नहीं लगी। मैं हाथ भी लगाने लग गया, आधा घंटा बीत गया, गेंद नहीं लगी। लेकिन मैं जरा से भी हार नहीं माना। क्यों? क्योंकि मेरे आंख के सामने उस खेत में वो गेंद गिरी थी। गई तो गई कहां, इसी खेत में मैं खोज निकालूंगा, खोज निकालूंगा। गजब की भूख थी साहब। और मैं हाथ पैर दोनों चलाने लगा, मैं उसमें लोट लोट के खोजने लगा, लोट लोट के खोजने लगा। और कुछ देर के बाद जब वो गेंद साहब मेरे हाथ से टकरा गई, उस गेंद को जब मैं थामा तो क्या खुशी का एहसास था। लगा कि मैं पूरी दुनिया को जीत लिया हूं, लगा कि मैं पूरी दुनिया की खुशी मेरे हाथों में आ चुकी है। और उस गेंद को लेकर के मैं घर पे आया। मैं पूरी तरीके से भीग गया था, पूरी तरीके से मेरे चमड़े सिकुड़ रहे थे, लेकिन जरा से भी मेरे को दर्द का आभास नहीं था। और उस खेत में मैं देखा कि कई बिस्से भर बरसिम जो पूरी तरीके से लेट चुकी थी, लेकिन मेरे को कतई दुखी वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरे को गेंद चाहिए थी और गेंद मिल चुकी थी। और साथियों, उस गेंद के लिए मैं इतनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गया। कुछ सालों के बाद जब आरसे में मैं आया, इसके मीटिंग सेमिनार में मैं जाने लगा, तो मेरी कहानी बचपन वाली याद आ गई कि यार हम एक गेंद के लिए जब इतनी कीमत चुका सकते हैं, एक गेंद के लिए इतना हद तक हम काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, एक गेंद के लिए बिना दैत्रा भूत चुड़ैल का प्रवाह किए बगैर सुनसान सिवान वाले खेत में जाकर के हम गेंद को खोज सकते हैं, तो इतनी बड़ी कामयाबी के लिए क्यों नहीं? जहां पे पीढ़ियों का बिजनेस होता है, जहां पे लाखों रुपए महीने की बात होती है, जहां पे आलीशान जिंदगी जीने की बात होती है, साहब मैं इस बिजनेस में जब भी हारता था, जब भी गिरता था, जब भी ठोकर लगता था, जब भी मैं पराजित होता था, तो मैं याद करता था उस घटना को कि क्या ललक थी एक गेंद के लिए, क्या तड़प थी एक गेंद के लिए। जब एक गेंद के लिए जिसकी वैल्यू 20 रुपए, साहब 20 रुपए के लिए मैं इतने हद तक काम करने के लिए तैयार हो सकता हूं, इतने हद तक कीमत चुकाने के लिए तैयार हो सकता हूं, तो फिर लाख रुपए के लिए क्यों नहीं? रॉयल्टी जैसी इनकम को पाने के लिए क्यों नहीं? अपने पीढ़ियों में बिजनेस ट्रांसफर करने के लिए क्यों नहीं? स्टेज पर आने के लिए क्यों नहीं? साहब मेरे को ताकत मिलती गई और मैं लगातार इसमें आगे बढ़ता गया। मैं गिरता था उड़ जाता था, गिरता था उड़ जाता था। अगस्त 2007 में, एक साल बाद मैं इसका रॉयल्टी एचओवर बन गया। 2 साल बाद 2009 में जब मैं एमए फाइनल का स्टूडेंट था, इस बिजनेस का टेक्निकल एचओवर बन गया। मेरे को 30-35 हजार रुपए पर महीने की इनकम आने लगी। उसके बाद साथियों मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने जिंदगी में पहली बार बाइक खरीदा था 2007 में, मैंने जिंदगी में पहली बार लैपटॉप खरीदा 2008 में, मैं जिंदगी में पहली बार कार खरीदा 2009 में, मैं पहली बार जमीन खरीदा 2011 में। उसके बाद आगे सब बहुत कुछ होता चला गया। साथियों मैं यही कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बिना प्लेटफॉर्म के हम अपने हुनर को नहीं जगा सकते साहब। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे हुनरबाज हुनर को रखे इस दुनिया से निकल जाते हैं और उनके हुनर को दुनिया देख नहीं पाती है, क्योंकि उनके जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और वो उस दुनिया से चले जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपके अंदर भी हुनर है, आपके अंदर भी प्रतिभा है, आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है, आपके अंदर भी सोया हुआ एक हनुमान जैसी ताकत है, आपके अंदर भी एक झांसी वाली रानी वाली जैसी ताकत है। इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आरएसएम बिजनेस रूपी प्लेटफॉर्म पे आइए और इसे जगाने का काम करिए।
इसे निखारने का काम करिए, टकराने के लिए तैयार हो जाइए। अरे साहब मेहनत तो जिंदगी भर करना है, रोजी रोटी के लिए करिएगा तो भी मेहनत करना है, अमीर बनने के लिए मेहनत करिएगा तो भी मेहनत करना है। जब हर हालत में मेहनत करना ही करना है तो रोजी रोटी तक ही क्यों रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने के आधार पे काम करें? क्यों ना साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल कुआं खोदे और कुआं जब बन के तैयार हो जाए तो उसके बाद उसका मजा हम लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां ले, आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियां ले, और हमें एक यादगार के रूप में हमें क्यों ना जाने। साहब अपने पास एक मौका है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। कहते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। साहब ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। फैसला आपके हाथ में है कि इसको किस रूप में आप यादगार बनाना चाहेंगे। पड़ोस में सिमट करके चले जाना चाहेंगे या फिर इतिहास बना करके जाना चाहेंगे, ये दोनों फैसला आज आपके हाथ में है। मैं आपसे कहूंगा कि आज तक कोई पढ़ाया नहीं आपको, इसलिए आप दोष निकाल देते हैं कि मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ा। आप अच्छे घर में पैदा नहीं हुए इसलिए आप निकाल देते हैं दोष कि मैं अच्छे घर में नहीं पैदा हुआ इसलिए मेरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन साथियों, आर्ट्स एंड बिजनेस रूपी एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि किसी भी तबके का व्यक्ति कामयाब मिलेगा। आपको आंख वाला भी कामयाब मिलेगा, बिना आंख वाला भी, बिना हाथ पैर वाला भी, बिना पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे भी, गांव वाले भी, शहर वाले भी, महिला भी, आदमी भी, हर तरीके के लोग कामयाब मिलेंगे। जब सारी दुनिया के हर तरीके के लोग इस जगह पे कामयाब हैं तो फिर हम भी उन्हीं के बीच में से हैं। हम क्यों नहीं? साथियों, मैं कहूंगा कि आज अपनी इंसानियत को जगाइए, एक फैसला करिए। अरे क्या है भाई साहब, मैं इसका कपड़ा नहीं पहनता तो मार्केट का ही कोई ना कोई पहन रहा तो होता, इसका साबुन नहीं लगाता मार्केट का ही लगा रहा होता, इसका नमक तेल धनिया में नहीं खाता तो मार्केट का ही खा रहा होता। अरे क्या बदलता साहब, कितनी पीढ़ियां चली गई खा के। ईगो में मत आइए साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे नमक तेल मिर्च मसाला खाने से इतना बड़ा अवसर है साहब, आप यहाँ पे आइए, मिल करके हम लोग इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, मिल करके हम सारे साथ चलेंगे। आपकी दर्द समस्याओं को कई लोग बांटने वाले मिलेंगे, आपकी तकलीफों को साथ कई लोग साथ देने वाले मिलेंगे। हम लोग मिल करके इस कारवा को जीतेंगे और एक शानदार दुनिया का निर्माण करेंगे जहां पर प्रेम होगा, जहां पे खुशियां होगी, जहां पे भाईचारा होगा, जहां पे एक रास्ते पे हाथ मिला करके सब चलने वाले होंगे। जरा कल्पना करिए कि उसके बाद हमारा देश सोने की चिड़िया क्यों नहीं होगा। तो साथियों, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है, आप लोग इसको पहचानिए, इस पे चलने का फैसला लीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय